I hope you can hear me. I am Dr. Jyoti Tokas. On behalf of NGMA, National Gallery of Modern Art, I am welcoming you all to this special session on storytelling. And I'm going to introduce today's expert and who is going to take your session. I hope Srimoy is there. So today's storyteller is Srimoy Dasgupta. She is a multidisciplinary artist. And when I say multidisciplinary, means multidisciplinary. She learned dance and she gave dance performances. She's a graphic designer too, and also contributed into publications. But most importantly, she is a theater activist, actor, and a mentor. And she is now part of Sansapta Group. Since 2003, she is been working as assistant administrator. Beside acting, she also contributes for acting properties, designing costumes, light, music, and graphic designing too. She is also mentoring theater students under Sansapta Group. She has written and directed a few of plays under Guru Torit Mitra's tutelage. She has translated several of his plays too, and also performed and got them published. She is also a co-chief editor of Yavan Pat. She also has judged similar competitions and that has held in several schools, institutions in and around Delhi. I think now Srimoy can take over. Over to you, Srimoy. Thank you, ma'am. Thank you, Jyoti, ma'am. सबको प्यार भरा नमस्कार. और आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? ओके. सबसे पहले तो मैं एनजीएमए डीजी सर गणनायक जी, शशि, ज्योति मैम, एनजीएमए के पूरे टीम को बहुत 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 थैंक यू कहना चाहूँगी कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी गई. तो आज मैं आपके सामने एक लेजेंडरी फिल्म मेकर, फिल्म डायरेक्टर, उनकी एक कहानी आपके सामने पढ़ूंगी. बहुत मज़ेदार रोमांचक कहानी है. और इससे पहले हम उनके जो अदर साइड है, फिल्म मेकर नहीं, फिल्म डायरेक्टर नहीं, एक शॉर्ट स्टोरी राइटर, इलस्ट्रेटर के हिसाब से वो किस तरह के काम उन्होंने किए हैं, उनकी छोटी सी एक झलकी दूंगी. उनका नाम है सत्यजीत रे. आप सभी ने सुना होगा सत्यजीत रे के बारे में, आपने उनकी फिल्मों को भी देखा होगा. लेकिन सत्यजीत रे सिर्फ एक फिल्म डायरेक्टर ही नहीं थे, वो एक कमर्शियल आर्टिस्ट भी थे, वो म्यूजिक कंपोजर भी थे, वो एक कहानीकार भी थे. ही वाज अ शॉर्ट स्टोरी राइटर. He used to do typography, calligraphy, he used to do makeup, he used to do costume design, graphic design, बहुत कुछ करते थे. So he was a versatile, multi-talented एक आदमी थे. और उनके बारे में कहानी पढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी झलकी देना चाहूंगी. शशि, मैं अपना स्क्रीन शेयर करना चाहती हूँ. तो ये हैं सत्यजीत रे. तो सत्यजीत रे के फिल्मों के बारे में आज हम बात नहीं करेंगे. हम सत्यजीत रे के बाकी एस्पेक्ट, बाकी पहलुओं के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, ताकि जब मैं कहानी पढ़ूं आप सबको सत्यजीत रे के इस पहलू के बारे में अच्छी तरह से पता लग जाए. और फिर आप सभी इंटरनेट पर ये किताबें अवेलेबल है, उन पे वीडियोस अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं और उनके बारे में और जान सकते हैं. तो द लेसर नोन साइड ऑफ सत्यजीत रे, द मास्टर. सबसे पहले तो ये बताऊं कि सत्यजीत रे was born in 1921. So 2021 मतलब ये जो साल है, it is the 100th birth anniversary of सत्यजीत रे.
तो सत्यजीत रे के पिताजी का नाम था सुकुमार रे और माँ का नाम था सुप्रभा रे। आप देख सकते हैं सत्यजीत रे को इसको लेगेसी में कैसे मिला। तो थोड़ी फैमिली के बारे में जाने हम। ये हैं सत्यजीत रे के दादाजी उपेंद्र किशोर रॉय चौधरी। वो खुद भी एक कहानीकार थे, उनके शॉर्ट स्टोरीज लिखते थे, उसके साथ वो इलस्ट्रेट भी करते थे और सबसे बढ़िया बात है उनका खुद का एक प्रिंटिंग प्रेस था। वो खुद अपने किताबें पब्लिश भी किया करते थे। और ये जो स्केच आप देख रहे हैं, ये जो घर है, ये घर उनका था, गौड़पार स्ट्रीट पर था और वहां पर सत्यजीत रे वहां पर जन्मे थे। 5 साल तक इस घर पर रहे, फिर उन्होंने दूसरा घर ले लिया था। लेकिन अपने दादाजी से बहुत इंस्पायर हुए थे सत्यजीत रे। सिर्फ दादाजी ही नहीं, उनके पिताजी भी। सुकुमार रे की बच्चों की कविताएं नॉनसेंसिकल जिब्रिश में लिखी हुई एक नई टाइप की कविताएं उन्होंने लिखी थी और उस वक्त बहुत बहुत पॉपुलर हुई थी। हर बच्चे के घर में उनकी ये किताब थी, आबोल ताबोल, मतलब वियर्ड एंड बिजार, जो भी इसका मतलब आप निकालना चाहे। लेकिन वो भी इलस्ट्रेट करते थे। आप देख सकते हैं वहां कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं, आप देख सकते हैं। ये कुमरो पोटाश, कुमरो का मतलब है पंपकिन और पोटाश का मतलब है, अगर हम आवाज निकाले फटाश इस तरीके से, तो पंपकिन के साथ पोटाश का एक आवाज, तो उन्होंने ये कैरेक्टर बनाया था। उनका एक प्ले भी था, हौ जो बॉडो लॉ, उसका एक कैरेक्टर है ये कौआ। तो ऐसे बहुत सारे उन्होंने कैरेक्टर्स बनाए थे, उनकी कविताएं थी, छोटी छोटी स्टोरीज थी और उसके साथ वो खुद भी। लेकिन जब सत्यजीत रे 2 साल के थे तो अनफॉर्चुनेटली हिज फादर पास्ड अवे। लेकिन उनके जर्नल से, उनके पब्लिकेशन से, किताबों से, कविताओं से सत्यजीत रे ने अपने दादाजी, अपने पिताजी के बारे में जाना और खुद भी इसी स्ट्रीम पर आ गए। अब ये है सत्यजीत रे की फैमिली। सत्यजीत रे की बीवी बिजोया रे और उनके बेटे संदीप रे। जानते हैं संदीप रे खुद भी अभी एक बहुत बड़े फिल्म डायरेक्टर हैं और सत्यजीत रे की छोटी कहानियों में से बहुत कहानियों को उन्होंने फिल्म में कन्वर्ट किया है। सबसे पॉपुलर है उनका एक डिटेक्टिव कैरेक्टर है फेलुदा। उनकी बहुत सारी उन्होंने फिल्में करी हैं। अब सत्यजीत रे के बारे में जाने। ये सत्यजीत रे जब 10 साल के थे, छोटे से, उसके बाद जब वो कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे और उसके बाद जब वो एक बहुत नामचीन फिल्म मेकर बन गए थे, तो सत्यजीत रे सिर्फ एक फिल्म डायरेक्टर ही नहीं, वो स्क्रिप्ट भी लिखते थे, कहानी भी लिखते थे, डॉक्यूमेंट्री भी बनाते थे, वो पेंटिंग भी करते थे, वो टाइपोग्राफी भी करते थे, कैलीग्राफी करते थे, म्यूजिक बनाते थे, कॉस्ट्यूम डिजाइन करते थे, वो सब कुछ करते थे। इतनी सारी चीजें करते थे। और उनकी प्रेसिडेंसी कॉलेज से हुई पढ़ाई और विश्व भारती यूनिवर्सिटी, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव हमारे रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने फाउंड किया था। और जब वो विश्व भारती में थे तब 2 बहुत नामी ग्रामी इंडियन आर्टिस्ट नंदलाल बोस और विनोद बिहारी मुखर्जी उनसे बहुत इंस्पायर हुए थे। आप एनजीए में शशि मैम से पूछिएगा, सत्यजीत रे ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी विनोद बिहारी जी पे, द इनर आई। एनजीएमए के आर्काइव में जरूर होगी, मैम से पूछिएगा कभी वो आपको दिखा पाए तो। उसके साथ साथ आप लोगों को तो पता ही है कि सत्यजीत रे ने बहुत सारे अवार्ड्स, ऑनर्स वगैरह यहाँ से, इंडिया से, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे बहुत कुछ जीता है। इसके बारे में आपको इंटरनेट विकिपीडिया से पता चल जाएगा। लेकिन अब मैं जो दिखाने जा रही हूँ वो है सत्यजीत रे के जो ड्राइंग्स उन्होंने किए थे, जो ग्राफिक डिजाइन उन्होंने किए थे, उसके बारे में। आपको मालूम है तब के एडवर्टाइजमेंट्स जो होते थे, आजकल आप टीवी पे बड़ा देखते होंगे या न्यूज़पेपर, मैगजीन्स में प्रिंट आते होंगे, तस्वीरों के साथ एड्स दिखाते होंगे, लेकिन तब एड्स हाथ से ड्रॉ किया जाता था
और सत्यजीत रे ने इस तरीके की एड्स बनाई थी। ये जो है ऊपर वाले जो दो जौवा कुसुम बोल के एक आयुर्वेदिक सिर का तेल था जिसके ऊपर उन्होंने ये एड बनाया था। एक साबुन था, ये मार्गो अभी भी यूज होता है, इस पे ये एड था। चाय कैसे बनाते हैं सही तरीके से, उसका एड भी सत्यजीत रे ने ये बनाया था, उन्हीं की ड्राइंग्स हैं ये बुक कवर्स हैं। संदेश बोल के एक मैगजीन था, उसके देखिए कितने कलरफुल बुक कवर्स हैं ये। उसके साथ साथ उन्होंने बच्चों की कहानियां सिर्फ यहाँ पर नहीं, विदेशों में भी उन्होंने इलस्ट्रेशंस बना के दी थी। कितने अलग अलग तरह के उन्होंने काम किए थे। ये उनके खुद के शॉर्ट स्टोरीज, जो कहानी वो लिखते थे, उनके इलस्ट्रेशंस हैं ये। वो खुद भी इलस्ट्रेट करते थे अपनी कहानियों को। और ये हैं सत्यजीत रे के सबसे पॉपुलर कैरेक्टर्स। ये इनके बारे में आपको पता ही होगा, आपने शायद फिल्में देखी होंगी। फेलुदा एक डिटेक्टिव थे, जैसे शर्लॉक होम्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। शर्लॉक होम्स की तरह ही फेलुदा एक डिटेक्टिव थे जो सत्यजीत रे ने लिखा था, और उसके साथ था उसका असिस्टेंट तोप्शे जो उसका नेफ्यू था। और इनके काफी सारे एडवेंचर्स पे वो जाते थे और दिमाग से सारा कुछ सॉल्व करते थे, केसेस सॉल्व करते थे। बड़ी मजेदार कहानियां हैं ये। और उसके साथ साथ है प्रोफेसर शोंकू एक मैड साइंटिस्ट से थे, और वो अपने लैब में बहुत सारे इन्वेंशंस करते थे, आविष्कार करते थे, और उसके साथ साथ उनका वो एडवेंचर्स चलता रहता था। और उसके साथ साथ उनका एक रोबो भी था जो उन्होंने बनाया था। उस रोबो प्रोफेसर शोंकू का बड़ा अच्छा दोस्त बन गया था बाद में जाके। और ये है तोरिनी खुरो। ये एक स्टोरी बोलने वाले एक ऐसे आदमी हैं जो बच्चों को कहानियां सुनाया करते थे। तो ये बहुत सारे ऐसे कहानी सत्यजीत रे ने लिखी थी जो तोरिनी खुरो सुनाया करता था बच्चों को। जैसे मैं आज आपके लिए तोरिनी खुरो हूं, आपको जैसे मैं एक कहानी सुनाऊंगी सत्यजीत रे की, उस तरीके से। अब सत्यजीत रे ने फॉन्ट्स भी बनाए थे, ये रे रोमन, बिजार, हॉलिडे स्क्रिप्ट, डैफ्निस, ये सारे सत्यजीत रे ने खुद ये फॉन्ट तैयार किए थे। आपने देखे होंगे पोस्टर पे या किसी मैगजीन पे जो फॉन्ट लिखे होते हैं वो बनाए जाते हैं। तो सत्यजीत रे ने तब ये ऐसे फॉन्ट्स बनाए थे, और हर बार वो अपने हर पोस्टर के लिए भी अलग अलग फॉन्ट बनाते थे, उसको टाइपोग्राफी बोलते हैं। ये कुछ फेमस स्केचेस हैं जो सत्यजीत रे ने किए थे। ये देखिए, ये रविंद्रनाथ टैगोर है, ये बहुत फेमस स्केच है। ये है चार्ली चैपलिन के बारे में आप लोगों को पता होगा, आपने उसकी फिल्मों को देखा होगा, द ट्रैम्प जो आपको हंसाता है। और उन्होंने एक स्केच बनाई थी। मृणाल सेन बोल के एक और फिल्म डायरेक्टर थे और क्रिटिक थे, उनके लिए उन्होंने एक किताब लिखी थी चार्ली चैपलिन के ऊपर, तो उसके लिए सत्यजीत रे ने ये स्केच बनाई थी। ये है विटोरियो दे सिका। ये है एक इटालियन फिल्म डायरेक्टर जिन्होंने बाइसिकल थीव्स नाम की फिल्म बनाई थी, और भी फिल्में बनाई थी उन्होंने। लेकिन बाइसिकल थीव्स देखने के बाद सत्यजीत रे ने सोचा कि चलो मैं भी फिल्म बनाता हूँ, तो वो भी फिल्म मेकर बने इनके फिल्म देखने के बाद। और ये है अकीरा कुरोसावा, ये भी एक और जापानीज बहुत नामचीन फिल्म डायरेक्टर हैं। इनसे भी काफी इंस्पायर हुए हैं सत्यजीत रे। और ये देखिए, ये इनके फिल्मों के पोस्टर वो खुद हाथ से बनाते थे। ये गोपी गाइन बाघा बाइन बोल के, फिर ये फेलुदा का एक फिल्म था जॉय बाबा फेलुनाथ, फिर मोहानगोर, घोरे बायरे, नायक, इन पे आप देख रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपने ये टाइपोग्राफी की है। जो ये लिखा हुआ है, जो टाइटल लिखा हुआ है, ये खुद सत्यजीत रे खुद डिजाइन करते थे। ये जो है ये खुद सत्यजीत रे ने अपने हाथों से बनाए थे और फिर उनको पोस्टर में तब्दील किया था। ये देखिए कितना मजेदार है ये भूतों का एक, क्योंकि गोपी गाइन बाघा बाइन के एक फिल्म में
भूतों का राजा आता है जो 3 वरदान दे के जाता है, तो ये उसकी ड्राइंग है, भूतों का राजा। ये सत्यजीत रे ने बड़े सारे लोगोस भी बनाए थे, बड़े सारे इंस्टीट्यूट्स और उनके लिए। ये जैसे नंदन का लोगो है। नंदन कोलकाता शहर में एक आर्ट एंड फिल्म सेंटर है जहां पर नाटक, फिल्में, नाटक पे डिस्कशन, फिल्मों पे डिस्कशन, आर्ट, पेंटिंग्स पे डिस्कशन, बहुत कुछ होता है। कलकत्ता शहर में है। नंदन जब शुरू हुआ था तो सत्यजीत रे ने नंदन का लोगो बनाया था। और ये है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू जी की लिखी हुई किताब, जहां पर इंडिया के बारे में, उसके हिस्ट्री के बारे में, इंडिया कैसे बना, भारत देश कैसे बना, इंडस वैली सिविलाइजेशन से मॉडर्न इंडिया तक, उसके बारे में नेहरू जी ने लिखा था। तो उनका जो पहला एडिशन छपा था उसका आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सुंदर तरीके से लिखा हुआ है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये भी सत्यजीत रे ने बनाया था। और ये है रूपा पब्लिशर्स। रूपा पब्लिशर्स एक बहुत पुराना पब्लिशर है न्यू दिल्ली में, उनका भी लोगो बनाया था। और साहित्य अकादमी, ये भी दिल्ली में गवर्नमेंट से है, जो लिटरेचर, किताबें ये सब छापते हैं और उन पे डिस्कशंस करते हैं, चर्चा करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। इनका भी लोगो सत्यजीत रे ने बनाया था। और भी बहुत सारे हैं। अच्छा, ये एक मजेदार किस्सा आपके साथ शेयर करती हूँ। सत्यजीत रे की एक छोटी कहानी थी जिसका नाम था बोंकू बाबूर बोंधु, मतलब बंकू बाबू के फ्रेंड। तो ये उसके इलस्ट्रेशंस हैं, आप देख सकते हैं। ऑफ कोर्स इससे पता ही चल गया होगा कि ये बंकू बाबू के साथ एक एलियन है खड़ा, है ना। तो वो एलियन ऐसा एक बंकू बाबू से मिलता है, वो धरती पर आता है और उसके बाद उनके एडवेंचर्स शुरू होते हैं। तो ऐसी एक छोटी कहानी लिखी थी सत्यजीत रे ने। और फिर उन्होंने सोचा था कि इसको एक फिल्म भी करेंगे जिसका नाम था द एलियन। कोलंबिया पिक्चर्स पता है ना आपको, अमेरिका का, वहां उनके साथ टाई अप करके ये फिल्म बनाने वाले थे। लेकिन वो फिल्म कभी बनी ही नहीं, वो फिल्म कैंसिल हो गई। क्यों कैंसिल हुई ये भी बताती हूँ आपको। ये वाली फिल्म देखी है आपने, स्टीवन स्पिलबर्ग का ईटी द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। ये फिल्म बहुत हिट हुई थी। बच्चे को, एक लड़के को ईटी मिलता है, मतलब एक एलियन मिलता है, और उसके साथ उसके जिंदगी में कैसे कैसे बदलाव आते हैं, कैसे उसको बचाता है सबसे, इस पे लेके फिल्म है। बहुत बढ़िया फिल्म है ये। क्या हुआ कि सत्यजीत रे ने देखा कि ये जो स्क्रिप्ट है ईटी का, ये उनका जो स्क्रिप्ट था बोंकू बाबू से जो लिखा था उन्होंने, द एलियन जिस पे फिल्म बननी थी, उस स्क्रिप्ट के साथ एकदम हूबहू मैच हो जा रहा था। तो उन्होंने कहा स्टीवन स्पिलबर्ग से, अरे आपने तो मेरी स्क्रिप्ट चोरी कर ली और उस पे आपने फिल्म बना डाली। अब अगर मैं फिल्म बनाऊंगा तो फिर तो मुझे लोग कहेंगे कि मैंने स्पिलबर्ग से चोरी की। तो इसीलिए वो फिल्म द एलियन जो सत्यजीत रे बनाना चाहते थे वो कभी बन ही नहीं पाई। खैर कोई बात नहीं। लेकिन इसके बाद क्या आप लोगों को पता है कि हमारे इंडिया में एक फिल्म बनी जो ईटी के जैसा था? कोई मिल गया। ये फिल्म जो बनी थी, राकेश रोशन जी ने बनाई थी, ये ईटी यानी द एलियन उस पे बेस करके है। और बहुत ही बढ़िया फिल्म है, आप सबने देखी होगी। जादू धूप धूप चाहिए नहीं? तो ये ईटी जो स्टीवन स्पिलबर्ग की कहानी थी, जो फिल्म थी, और सत्यजीत रे की जो कहानी थी द एलियन, उससे मिला जुलू के ये फिल्म बनाई गई थी, राकेश रोशन जी ने बनाई थी। अब आप जानते हैं सत्यजीत रे एक म्यूजिक कंपोजर भी थे। वो अपने सारी फिल्मों में उन्होंने खुद से म्यूजिक कंपोज किया है। देख सकते हैं आपके स्टूडियो में वो
बैठे अपने घर पे बैठे, उनके पास एक पियानो, एक सिंथेसाइजर था, उस पे बैठ के वो कंपोज करते थे और स्टूडियो में जाके वो रिकॉर्डिंग होती थी। और उस वक्त ना स्टूडियो में, अगर आपने देखा होगा म्यूजिक स्टूडियो, भारी भरकम पैनल्स रखे होते हैं, एक कांच होता है सामने, उसके पीछे जाके लोग गाना वाना गाते हैं, आपने देखा होगा हेडफोन पहन के। तब ये सब कुछ नहीं होता था, तब पूरी ऑर्केस्ट्रा बैठती थी, एक तरफ तबला, एक तरफ ढोल, एक तरफ वायलिन, एक तरफ पियानो, एक तरफ परकशन, एक तरफ गाने वाला, सब एक साथ बैठते थे और एक साथ वो रिकॉर्डिंग करते थे। तो सत्यजीत रे बोलते थे ऐसे करो वैसे करो, ऐसे इंस्ट्रक्शन देते रहते थे और फिर जाके वो गाना बनता था। तो मैं आपको एक एक्सर्प्ट दिखाना चाहूंगी, एक सत्यजीत रे की एक फिल्म है, गोपी गाइन बाघा बाइन, गोपी गवैया बाघा बजैया, उनका एक बहुत फेमस बच्चों का एक फिल्म है। उससे हम एक छोटा सा एक सब देखेंगे और उसके बाद मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी, उस सवाल का जवाब आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो या अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताऊंगी। 1 मिनट। सुन पा रहे हैं आप? तो ये सत्यजीत रे के फिल्म का एक एक्सर्प्ट था। पता है इसके सिंगर कौन है? ये भूतों के राजा जो बात कर रहे हैं, जाना नहीं बोर देवो, ये खुद सत्यजीत रे ने गाया है। उनके वॉइस को चेंज करके ये खुद उन्होंने गाया है, खुद उन्होंने म्यूजिक इसका बनाया है। बहुत बहुत बड़े पर्दे पर तो बहुत बेहतरीन लगता था। इसमें भूतों का नाच भी है और भूत गोपी और बाघा को 3 वरदान देते हैं। 3 वरदान, इसमें से एक है गाना बजाना, और जब वो गाना बजाना करेंगे तो सब एकदम स्टैचू हो जाएंगे। और दूसरा था वो जो मन चाहे वो खा सकते हैं। और तीसरा था कि उनको जूते दिए थे, वो जूते पहन के वो जब भी ऐसे क्लैप करेंगे वो जहां चाहे वहां पहुंच जाएंगे। तो ये था एक छोटा सा एक्सर्प्ट उनके फिल्म से। और आपको पता है सत्यजीत रे को 64th अकेडमी अवार्ड्स में ऑनररी फेलिसिटेशन दिया गया था, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था 1991 में। उन्होंने ये अकादमी अवार्ड अपने घर पे ही लिया था और उनके घर से ये लाइव स्ट्रीम की गई थी, क्योंकि सत्यजीत रे तब बहुत बीमार थे और उसके 1 साल बाद ही उनकी मृत्यु हो गई 1992 में। तो वो पहले इंडियन ऐसे बने जिनको ऑस्कर मिला था। आप बता सकते हैं एक और इंडियन को अभी हाल फिलहाल में ऑस्कर मिला है, कौन है? नहीं जानते? अरे जानते होंगे आप सब, AR रहमान। उनको 2009 में 2 ऑस्कर मिले थे स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए, ओरिजिनल सॉन्ग और ओरिजिनल स्कोर पे। तो सत्यजीत रे के बाद AR रहमान दूसरे ऐसे इंडियन बने जिनको ऑस्कर मिला है। सत्यजीत रे के बारे में हमने इतना कुछ जाना, तो इंडियन सरकार ने क्या किया? इंडियन सरकार ने उनके लिए एक स्टैम्प बनाया था 1994 में। और एक फिल्म इंस्टीट्यूट है जो सबसे बेहतरीन फिल्म इंस्टीट्यूट्स में से माना जाता है, कोलकाता में है, सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट। यहाँ फिल्मों के बारे में, आर्ट्स के बारे में पढ़ाया जाता है। इट्स वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस आर्ट एंड फिल्म स्कूल्स ऑल ओवर इंडिया।
तो अगर कभी आपका मन करे कि आप बाद में जाके फिल्म मेकर, आपको फिल्मों के बारे में पढ़ना है, तो आप यहाँ पर कोशिश कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। और भी इंस्टीट्यूशंस है, लेकिन ये वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस सत्यजीत रे के नाम पे है। तो ये था सत्यजीत रे की द अदर साइड ऑफ सत्यजीत रे। फिल्म मेकर नहीं, ये एक कहानीकार, स्टोरी राइटर, इलस्ट्रेटर, टाइपोग्राफर, ग्राफिक डिजाइनर, कॉस्ट्यूम, म्यूजिक डिजाइनर, ये सब फिल्मों के अलावा जो जो उन्होंने किया वो मैंने आपको एक बस झलकी दिखाई। तो अब मैं स्क्रीन स्टॉप कर रही हूं और हम अब कहानी सुनेंगे सत्यजीत रे की। बहुत ही रोमांचक और एक मजेदार कहानी मैं आपको सुनाने जाऊंगी, और इसके साथ मैं म्यूजिक भी यूज करूंगी, सत्यजीत रे की बनाई हुई म्यूजिक। ठीक है? एक मिनट। चलिए, आप सभी सुन पा रहे हैं मुझे? यस, ओके, सो लेट्स बिगिन। वैसे तो ये मैं बताऊं कि ये कहानी बंगला में थी ओरिजिनल, मैंने इसको हिंदी में अनुवाद किया है, ट्रांसलेट किया है। तो ये कहानी मैं आपको आपके सामने पढ़ूंगी। ये कहानी है एक ऐसे, क्या बोलूं, एक ऐसे एनिमल के बारे में जो एक्सटिंक्ट हो चुका था, लेकिन अचानक दो लोगों को इनका एक अंडा मिल जाता है। उस के बारे में है कि किस तरीके से वो इस अंडे को लेके, इस एनिमल को लेके उनका दिन कैसे गुजरता है, एंड फाइनली क्या होता है उस जानवर के साथ, वो पता लगाते हैं। इस कहानी का नाम है विराट चंचू। चंचू मतलब चोंच। तो आप समझ गए होंगे किस एनिमल के बारे में मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, तो चलिए सुनते हैं ये कहानी। कोलकाता शहर के ओल्ड कोर्ट हाउस स्ट्रीट के एक दफ्तर में, जहां तुलसी बाबू बैठे अपना काम किया करते थे, पास की खिड़की से पश्चिम का खुला आसमान साफ और बेहतरीन दिखता था। एक बार जब बारिश की सुबह आसमान में खिली इंद्रधनुष की जोड़ी, तो तभी पास वाले टेबल पर बैठे जगन्मय बाबू बस अपना पान का पीक फेंकने उठे ही थे कि इंद्रधनुष पर नजर पड़ी और मुंह से निकला वाह। फिर तुलसी बाबू की तरफ देखकर वो बोले, अजी महाशय, जरा देखिए तो सही, ऐसा नजारा बार बार देखने को नहीं मिलेगा। क्या देखने को नहीं मिलेगा? तुलसी बाबू ने जवाब दिया और आसमान की तरफ नजर घुमाई। अरे महाशय, डबल रेनबो। जगन्मय बाबू थोड़े हैरान परेशान से थे। अरे कमाल है महाशय, दिखाई नहीं दे रहा आपको, है? आप कहीं कलर ब्लाइंड तो नहीं? कमाल तो आप करते हैं जगन्मय बाबू, इंद्रधनुष देखने के लिए काम छोड़कर आना पड़ेगा, कहिए। अच्छा, अगर एक ही जगह 2 या 5 इंद्रधनुष भी दिखें तो इसमें हैरानी क्या है? अरे उस हिसाब से तो लेयर सर्कुलर रोड पर वो जो गिरजाघर
यानी चर्चों की जो जोड़ी है, तो फिर उसके सामने खड़े होकर आंखें फाड़कर उन्हीं को दिन भर देखना पड़ेगा। ये भी क्या कहते हैं आप जगन्मय बाबू। ये बात सच है कि आश्चर्य होने की क्षमता हर किसी में एक जैसी नहीं होती, लेकिन तुलसी बाबू में ये क्षमता थी ही नहीं। मगर हाँ, हर बार मंसूर की दुकान पर जब वो मुगलाई परोठे और गिलोटी कबाब खाने जाते थे तो एकदम भौचक रह जाते थे। और ये बात उनके अलावा उनके अपने एक दोस्त प्रद्युत बाबू को मालूम थी बस, और किसी को नहीं। और इसीलिए शायद दंडकारण्य जंगल में जब कविराजी आयुर्वेदिक औषधियों की खोज करने वो तुलसी बाबू वहां पर गए और उनको एक विशाल काय अंडा मिला, तब भी वो हैरान नहीं हुए। अब पिछले एक साल से कविराज महाराज त्रैलक बाबा के अनुगामी रहे हैं तुलसी बाबू। उसी सिलसिले में औषधियों को बटोरने प्रद्युत बाबू के साथ वो पहुंच गए दंडकारण्य जंगल। अब दंडकारण्य वन एक विशाल ऐतिहासिक वन है जो पूर्वी मध्य भारत में पाया जाता है। इस वन का जिक्र जानते हैं रामायण की कथाओं में भी मिलता है। दंडकारण्य वन छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से, उड़ीसा के कुछ हिस्से और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से भी आते हैं। वैसे उड़ीसा छत्तीसगढ़ पहले मध्य प्रदेश का पार्ट था। सॉरी। अब तुलसी बाबू को बाबा त्रैलक ने बताया था जगदलपुर से 30 माइल की दूरी पर एक गुफा थी और उस गुफा में एक अनोखे आयुर्वेदिक कविराज सिद्ध साधु का निवास था। वो बताएंगे एक आश्चर्य औषधि का नाम। तो तुलसी बाबू के ये हैरान ना होने की वजह से ना कभी कभी उनके जो दोस्त प्रद्युत बाबू थे वो बड़े परेशान हो जाते थे और वो कहते थे, क्या तुलसी बाबू, अगर आपके सामने भूत भी आ जाए ना तो आप तो आश्चर्य नहीं होंगे, उल्टा भूत परेशान होके भाग जाएगा। तो तुलसी बाबू जवाब देते थे, अरे सुनिए, आश्चर्य ना होकर आश्चर्य होने का ढोंग करना ये मुझे कतई पसंद नहीं। अब जो भी हो, जंगल छांटकर 30 माइल की दूरी तय करने के बाद एक 500 फुट टीले के सामने पहुंच गए दोनों दोस्त। इस टीले के पीछे ही था कविराज सिद्ध साधु धुमय बाबा का गुफा। 10 कदम गुफा के अंदर और फिर गहरा अंधेरा। फिलहाल टॉर्च की लाइट में गुफा के छत, दीवारों और फर्श पर स्टैलेग्माइट और स्टैलेक्टाइट के दिलचस्प लुभानी आकारों को प्रद्युत बाबू तो आश्चर्यचकित होकर निहार रहे थे। मगर तुलसी बाबू वो तो हैरान होते नहीं। उनका लक्ष्य सिर्फ एक ही था, वो धुमय बाबा ने जो औषधि का नाम बताया था उसकी खोज करना। उस औषधि का नाम था चक्रपर्ण। चक्रपर्ण कोई पेड़ नहीं, एक छोटी सी झाड़ी थी। दंडकारण्य के विशेष स्थान पर ही वो पाई जाती थी। तो चक्रपर्ण का जो रस था उसकी एक अद्भुत विशेषता थी। वो किसी भी मांसाहारी यानी नॉन वेजिटेरियन को शाकाहारी यानी वेजिटेरियन में बदल सकता था। और ऐसा वैसे बाबा त्रैलक जी का मानना था और इसलिए तुलसी जी भी वो लेने चले गए। खैर, चलते चलते दोनों दोस्त आ पहुंचे उस विशेष जगह पर जहां पर चक्रपर्ण मिलता था। ये कहां आ गए तुलसी बाबू, बोल पड़े प्रद्युत बाबू। कोई भी पेड़ या झाड़ी तो जाना पहचाना नहीं लग रहा।
ऐसा लग रहा है मानो ये जंगल का हिस्सा ही नहीं। लेकिन इससे तुलसी बाबू को क्या लेना देना, वो तो हैरान होते नहीं। अब झाड़ियों को जब तुलसी बाबू छांटने लगे तो उनकी नजर पड़ी एक प्राचीन से विशाल काय एक पत्थर पर। असल में वो पत्थर नहीं था, वो था एक अंडा। पीले रंग पर भूरी भूरी लकीरें और नीले नीले बिंदु। बाप रे बाप, इतना बड़ा अंडा! इतना बड़ा अंडा किस जानवर का हो सकता है? अब अंडे महाराज को तभी फूटना था। और ये क्या, उस अंडे से निकला सांप नहीं, मगरमच्छ नहीं, कछुआ भी नहीं। उस अंडे से निकला एक पक्षी का बच्चा। अब तुलसी बाबू को उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। प्रद्युत बाबू तो हैरान थे, क्योंकि तुलसी बाबू वो चक्रपर्ण बटोरने में, अपने झोले में रखने में व्यस्त थे। अब प्रद्युत बाबू को चिंता होने लगी। ना माँ दिखाई दे रही है, ना बाप, किसी को भी नहीं देख पा रहा। अरे छोड़िए भी, दोपहर के 3 बज रहे हैं, चलिए वरना देर हो जाएगी। झोला पकड़े तुलसी बाबू चल दिए और साथ साथ प्रद्युत बाबू भी चल दिए। अब सूखे पत्तियों पर पैरों की आवाज बता रही थी कि उनके पीछे पीछे कोई चल रहा था। मुड़कर देखा तो वही पक्षी का बच्चा उनके पीछे पीछे चल रहा था। तुलसी बाबू जब रुक गए तो पक्षी का बच्चा भी रुक गया। धीमे धीमे कदमों से वो पक्षी का बच्चा तुलसी बाबू के पास आया, उनकी धोती का कोना पकड़ा अपनी विशाल चोंच से और उसको दबाकर चुपचाप खड़ा हो गया। अब ये नजारा देखकर तो प्रद्युत बाबू दंग रह गए। आंखें मलकर फिर देखा तो इस बार प्रद्युत बाबू ने उस पक्षी के बच्चे को उठाकर अपने झोले में भर लिया। अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं आप? प्रद्युत बाबू बोल पड़े। अरे महाशय, पालतू कुत्ता ना सही, पालतू पक्षी से ही काम चला लूंगा। अब चलिए भी, देर हो रही है, चलिए चलिए चलिए। तो तुलसी बाबू मस्जिद स्ट्रीट के 2 मंजिली मकान में एक फ्लैट में रहते थे। बैचलर थे, मतलब उन्होंने शादी नहीं की थी। साथ रहता था उनका एक नौकर, नाम था नटवर, और खाना पकाने आता था जय केष्टो। पास वाले फ्लैट में रहते थे तरित बाबू, नवरत्न प्रेस के मालिक थे, थोड़े से तुर्क मिजाजी थे। अब इन लोगों के साथ जुड़ा वो पक्षी का बच्चा। 2 महीने बीत चुके थे। फिलहाल उस बच्चे का घर था एक पिंजरा। उसके विशाल चोंच की वजह से उसका नाम पड़ गया विराट चंचू। पहले पहले तो विराट चंचू को दाल रोटी वगैरह खिलाने की कोशिश की गई, लेकिन तुलसी बाबू को समझने में देर नहीं लगी कि विराट चंचू असल में एक मांसाहारी पक्षी है। तब से झिंगुर, टिड्डे, तिलचट्टे वगैरह चंचू के सबसे पसंदीदा भोजन बन गए। और जैसा जैसा वो बड़ा होता गया, उसकी भूख भी वैसी वैसी बढ़ती गई। अब सिर्फ तिलचिट्टों से मन नहीं लगता था, चंचू को चाहिए था मुर्गे का मीट। और इसके साथ शुरू हुआ वो नौकर नटवर। उसका रोज बाजार आना जाना, बाजार से भागकर वो मांस ले आता था और चंचू को खिलाता था। अब इन 2 महीनों में विराट चंचू 2.5 फुट का हो गया था। शुक्र है कि तुलसी बाबू ने बड़ा सा पिंजरा खरीदा था। लेकिन एक दिन
एक दिन विराट चंचू की इस चीख को सुनकर तरित बाबू के हाथ में चाय की प्याली फट से जमीन पर गिर गई। बड़े गुस्सा हो गए थे वो। तो तुलसी बाबू को आकर उन्होंने कहा था, अरे ये कौन सा जानवर ले आए हैं आप, हैं कि उसकी आवाज को सुनकर मरा हुआ आदमी भी कब्र से जाग जाए, हैं? तो तुलसी बाबू ने कहा था कि अरे तरित बाबू, ये जानवर नहीं पक्षी है, पक्षी। और उसकी आवाज तो जैसी भी हो, आपके बिल्ले से तो मर बेहतर है। कम से कम रात को सोने तो देती है ना। अब शुक्र है कि तरित बाबू ने विराट चंचू का चेहरा नहीं देखा था। वैसे तुलसी बाबू को चंचू के चेहरे से कोई शिकायत नहीं थी, मगर प्रद्युत बाबू को थी। और इसी सिलसिले में हर बार वो तुलसी बाबू के घर पहुंच जाते। प्रद्युत बाबू का परिवार था अपना, बीवी बच्चे थे, घर संसार था, जिम्मेदारियां थी। लेकिन चंचू की इस चकित कर देने वाली ये बढ़ती, जिस तरीके से वो बड़ा हो रहा था, वो हमेशा प्रद्युत बाबू को हैरानी में डाल देती। किसी पक्षी की आंखें इतनी निर्दयी हो सकती हैं? आंखों का रंग था पीला, मिनट दर मिनट एक ही तरफ घूरता रहता था। और उसके साथ था उसका विराट चोंच, गहरा काला, गिद्ध के चोंच जैसा, लेकिन उससे 3 गुना बड़ा। शुक्र है चंचू उड़ नहीं सकता था। कीवी पक्षी की तरह छोटे छोटे पंख थे उसके, लेकिन पैर के नाखून बाघ के नाखून की तरह नुकीले थे। आखिर विराट चंचू कौन से प्रजाति यानी कौन से स्पीशीज का था, ये पता लगाना था लगभग नामुमकिन। तुलसी बाबू ने एक बार प्रद्युत बाबू से कहा, जानते हैं, घर के सारे कबूतर और कौवों का हंगामा एकदम खत्म। गौर से देखिए, चंचू के अलावा कोई और पक्षी दिखाई दे रही है आपको? बात तो सही थी। और आपके सेवक वो चंचू महाराज को झेलते कैसे होंगे? प्रद्युत बाबू ने सवाल किया। तो तुलसी बाबू ने कहा, वो जयकेष्ठो जो खाना पकाने आता था, वो तो पिंजरे के आसपास ही नहीं भटकता, और नटवर चिमटे से मांस का टुकड़ा पिंजरे में डालकर भाग जाता है। इसी बीच प्रद्युत बाबू ने फट से चंचू की एक तस्वीर खींच ली। ऐसे अनजाने प्रजाति का पक्षी, अरे रिकॉर्ड रखना तो लाजमी था, नहीं? जब तुलसी बाबू ने पूछा तो प्रद्युत बाबू ने जवाब दिया, जी एक मेमेंटो, यादगार। जब तस्वीर बनके हाथ में आई तो प्रद्युत बाबू ने तारीख लिखी 14 फरवरी 1980। अब चंचू 4.5 फुट का हो गया था और उसे एक नया पिंजरा भी खरीद कर देना पड़ा। लेकिन एक रात चंचू ने घटना घटाई। गहरी रात में ऐसी अजीब और गरीब आवाजें सुनकर तुलसी बाबू की तो नींद टूट गई। टॉर्च जलाकर भागे पिंजरे की तरफ वो, लेकिन चंचू पिंजरे में था ही नहीं। पिंजरे की सख्त मजबूत तारों को काटकर बड़ी आसानी से चंचू ने निकलने का रास्ता बना लिया था। जरूर वो उसकी विराट चोंच का कमाल था।
मगर चंचू गया कहाँ? तुलसी बाबू अपनी फ्लैट के बरामदे की तरफ भागे। अरे चंचू तो वहां भी नहीं। हे भगवान, कहीं कहीं बरामदा टाप कर चंचू तड़ित बाबू के पास वाले फ्लैट में तो नहीं चला गया? दुर्गा माँ का नाम लेकर टॉर्च को मुंह में पकड़े तुलसी बाबू ने बरामदा टापा। लेकिन ये क्या, टॉर्च की लाइट में कहीं फर्श पर खून के धब्बे तो नहीं दिख रहे हैं? हाँ, वो तो खून ही था। चंचू आखिरकार तरित बाबू के बरामदे में मिला। तरित बाबू के बिल्ले को अपनी चोंच में दबाकर चंचू एक कोने में खड़ा था। तुलसी बाबू ने धमकाया, चंचू। तो चंचू ने बिल्ले को अपनी चोंच से गिरा दिया और भागा अपने पिंजरे की ओर। उफ, तुलसी बाबू को तो अपनी जान में जान आई। ये घटना घटने के बाद 24 फरवरी तुलसी बाबू दोबारा पहुंचे दंडकारण्य जंगल में, वहीं जहां उन्हें विराट चंचू मिला था। जगदलपुर से एक टेम्पो भाड़े पे लिया। साथ में था एक सूटकेस, 2 कुली और एक बड़ा सा पैकिंग केस जिसपे एक छेद बना हुआ था। सफर के दौरान चंचू को कोई तकलीफ नहीं हुई। अब उसी जानी पहचानी जगह पर टेम्पो को रोक दी गई और कूलियों को तुलसी बाबू ने कहा वो पैकिंग केस उतारने के लिए और उसे खोलने के लिए। कीले निकालकर लकड़ियों को तोड़कर विराट चंचू के पिंजरे को निकाला गया। वो बिल्कुल स्वस्थ था। तुलसी बाबू ने राहत की सांस ली। लेकिन चंचू को देखकर वो जो 2 कूली थे वो पूरी बाबा बो बोलकर भाग गए। लेकिन तुलसी बाबू को इसमें भी कोई अचरज की बात ही नहीं लगी, जैसे उनको पहले से ही मालूम था सब कुछ। लेकिन पिंजरे से चंचू तुलसी बाबू की तरफ एकटक देख रहा था और कुत्ते के पिल्ले जैसा ऐसा कर रहा था। पिंजरा खोलने के बाद तुलसी बाबू ने चंचू से कहा, चलता हूं चंचू, माया बढ़ा के कोई फायदा नहीं, अपना ख्याल रखना। फिर एक लंबी सांस छोड़कर वो घर की तरफ रवाना हो गए। 1 महीना गुजर गया था। अचरज की बात थी कि आजकल तुलसी बाबू बाबा त्रैलक के पास जाते ही नहीं थे और साथ ही वो मंसूर की दुकान पर जो कबाब खाने जाते थे वहां भी नहीं जाते थे। तो इसी सिलसिले में प्रद्युत बाबू तुलसी बाबू के घर जा पहुंचे। वैसे वजह एक और थी। प्रद्युत बाबू के हाथ में उस दिन का अखबार था, न्यूज़पेपर, और उसमें एक खबर छपी थी। आज की ताजा खबर, 10 दिनों से दंडकारण्य जंगल के आसपास बसे गांव में एक मांसाहारी जानवर ने अफरा तफरी मचा रखी है। नहीं, वो बाघ नहीं, शेर नहीं, क्योंकि बाघ अपना शिकार घसीट कर ले जाता है। गांव में मुर्गियां, बिल्ले, कुत्ते, बकरे, बछड़े सबको खाकर वो उनका शव वहीं छोड़ जाता है और खाने के तरीके से भी लगता है कि वो बाघ हो ही नहीं सकता। इस सिलसिले में मध्य प्रदेश की सरकार ने 2 शिकारियों को भी बुलाया था, लेकिन वो उस जानवर का शिकार नहीं कर पाए। आखिर ये कौन से प्रजाति का जानवर है, जानने के लिए पढ़ते रहिए खबर अब तक। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि ये खबर जानने के बाद भी तुलसी बाबू को कोई हैरानी नहीं हुई, चुपचाप बैठे रहे। तो प्रद्युत बाबू बोले, कैसे आदमी है आप तुलसी बाबू, ये खबर आपको अटपटा नहीं लगा?
तो तुलसी बाबू ने सर हिला दिया। नहीं। कुछ दिनों की बात है कि अपने एक दूसरे दोस्त के घर प्रद्युत बाबू अपने हाथ में एक चाय की प्याली लिए कुछ मैगजीन्स पढ़ रहे थे कि तभी उनको शिकागो नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम की एक मैगजीन हाथ में लगी। पन्ना उलट के देखा तो एक जाना पहचाना सा चेहरा नजर आया। विराट चंचू? क्या ये विराट चंचू की तस्वीर है? हाँ, ये तो विराट चंचू की ही तस्वीर है, मगर कैसे? नीचे लिखा था एक्सटिंक्ट बर्ड स्पीशीज, फॉरेस्ट रैकेट्स, टेरर बर्ड्स। प्रद्युत बाबू तो फूले नहीं समाए। यूरेका! यूरेका! मिल गया, मिल गया! चंचू की प्रजाति का पता चल गया। चंचू असल में था टेरर बर्ड, जो बहुत सालों पहले, हजारों सालों पहले लुप्त हो चुका था। प्रद्युत बाबू भागे तुलसी बाबू के घर। अब दोनों दोस्त वापस दंडकारण्य जंगल में जाने के लिए तैयार थे, लेकिन हाँ, सावधानी बरतनी पड़ेगी। अब विराट चंचू को सरकार ने नरभक्षी घोषित कर दिया था। एक लक्कड़हारे का लड़का उसका नवीनतम नया शिकार था। अब दोनों जब पहुंचे तो उनके साथ कोई जाने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि सभी गांव वाले डर के मारे कांप रहे थे। इसलिए ज्यादातर रास्ता उनको पैदल ही तय करना पड़ा। जब वो उस विशेष जगह पर पहुंचे तो उन्होंने आवाज लगाई, चंचू, ओ चंचू, चंचू। लेकिन चंचू का कोई अता पता नहीं। प्रद्युत बाबू मन ही मन सोच रहे थे कि इस राक्षसी पक्षी ने सबकी नींद हराम कर रखी है, लेकिन कितने आसानी से वो प्रद्युत बाबू तुलसी बाबू का पालतू बन गया था। ये सोचकर प्रद्युत बाबू की तो हंसी छूट गई। लेकिन दूर झाड़ियों में कुछ हलचल सी होने लगी। वैसे इस जंगल में सिर्फ चंचू ही नहीं, शेर भी थे। प्रद्युत बाबू के तो हाथ पैर भारी होने लगे थे। द्रुत गति में एक जानवर लपका उनकी तरफ। प्रद्युत बाबू तो बेहोश ही हो जाते, लेकिन सामने खड़ा था विशाल काय, राक्षसी विराट चंचू। अचानक प्रद्युत बाबू को याद आया कि अरे, उनके हाथ में तो एक राइफल थी। वो राइफल उन्होंने अपने सुरक्षा के लिए वो लेकर गए थे, लेकिन क्या इस्तेमाल करना सही होगा? चंचू अब 6 फुट का हो गया था। पंखों का रंग भी बदल गया था। बैंगनी पर काले काले धब्बे। चंचू तुलसी बाबू की तरफ एक टक देख रहा था। कोई नहीं जानता था कि आगे चंचू करने क्या वाला है। डर से कपकपाते हुए प्रद्युत बाबू ने राइफल की नली चंचू की तरफ घुमा दी। अब चंचू की नजर प्रद्युत बाबू पर गड़ गई। तुलसी बाबू ने फुसफुसाकर कहा, अरे, उसे नीचे कर दीजिए। धीरे धीरे प्रद्युत बाबू ने राइफल की नली नीचे कर दी। फिर तुलसी बाबू ने अपने झोले से एक बड़ा सा मांस का टुकड़ा चंचू की तरफ फेंक दिया। तुलसी बाबू बोले, चंचू, मेरी तो नाक कटवा दी तूने। अब दोबारा ऐसा हंगामा मत करना। तुलसी बाबू के आंखों में आंसू थे। फिर उन्होंने कहा, चंचू, अब सचमुच का गुड बाय। चंचू ने मांस का टुकड़ा अपनी चोट से उठा लिया।
तुलसी बाबू तो पीछे मुड़कर चल दिए और पीछे पीछे प्रद्युत बाबू भी। अब चंचू ने हमला किया था या चंचू भी रोया था, ये देखने के लिए दोनों दोस्त रुके ही नहीं। किसी को भी मालूम नहीं था कि वो नरभक्षी जानवर किस प्रजाति का था, सिवाय तुलसी और प्रद्युत बाबू के और हम सबके। टेरर बर्ड, जो पक्षी प्रजाति 30,000 साल पहले ही एक्सटिंक्ट हो चुकी थी। लेकिन विराट चंचू का क्या हुआ? प्रद्युत बाबू तो बड़े चिंतित थे और एक दिन इसी सिलसिले में तुलसी बाबू के घर पहुंच गए और ये सवाल उन्होंने कर ही डाला, अरे विराट चंचू का क्या हुआ? तुलसी बाबू। अपना काम बंद कर तुलसी बाबू ने प्रद्युत बाबू की तरफ देखा और कहा, और क्या होगा, मांस के टुकड़े में मैंने एक दवाई मिलाई थी। दवाई? कैसी दवाई? कहीं चूहे मारने की दवाई? अरे अरे क्या बोल रहे हैं प्रद्युत बाबू आप भी? अरे आयुर्वेदिक औषधि दवाई, चक्रपर्ण, याद है आपको? चक्रपर्ण का रस, वही दवाई जो मांसाहारी को शाकाहारी बना देती है, जैसे मुझे बनाया। अब विराट चंचू मांस खाने वाला नॉन वेजिटेरियन पक्षी नहीं, बल्कि फल फूल खाने वाला प्योर वेजिटेरियन पक्षी बन चुका है। समझे आप प्रद्युत बाबू? तो ये थी कहानी विराट चंचू की। अब वो भी प्रद्युत बाबू की और तुलसी बाबू की तरह नॉन वेज से वेज बन गए थे, वो चक्रपर्ण औषधि के कारण। तो इसीलिए अब उस जंगल में, दंडकारण्य जंगल में अब कोई अफरा तफरी नहीं मची। अब आगे क्या हुआ वो आप इमेजिन करिए और अपने तरीके से अपना एक कोई स्टोरी बना सकते हैं, जैसे सत्यजीत रे ने बनाया। तो टेरर बर्ड्स, फॉरियस रैकेट्स, ये 30,000 साल पहले जुरासिक एज में ये पक्षी पाई जाती थी और वो एक्सटिंक्ट हो गई। वो 7, 8, 9 फुट की पक्षी थी, मांसाहारी पक्षी थी, छोटे छोटे पंख थे उसके। और जो आवाज मैंने आपको सुनाई थी वो टेरर बर्ड की स्केलेटन से फॉसिल जो मिले हैं उससे रिक्रिएट करके उसके कॉल थे। ऐसा लग रहा था कि बहुत बुरा कोई ट्रम्पेट बजा रहा है, लेकिन उस समय वो पक्षी ऐसे ही कॉल्स, यानी वो ऐसे ही बात किया करते थे, कॉल्स देते थे, गाते थे, बर्ड सिंगिंग जो करते हैं। और इसके साथ सत्यजीत रे ने विराट चंचू के इलस्ट्रेशंस भी किए थे। विराट चंचू के इलस्ट्रेशन मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये 2 इलस्ट्रेशन सत्यजीत रे ने विराट चंचू कहानी के लिए किए थे। वो पहला वाला जो है, जो जब विराट चंचू ने तरी जी के बिल्ले को अटैक किया था, याद है? वो रात को बरामदे में टाप कर अटैक किया था। और दूसरा वाला है जब विराट चंचू को वो मांस खिलाने लास्ट में वो पहुंचे। देखिए प्रद्युत बाबू के हाथ में एक राइफल भी है और ये उसका लास्ट गुड बाय था। और उसके बाद तो वो शाकाहारी बन गया, ही बिकेम अ नॉन वेजिटेरियन। तो ये थी विराट चंचू की कहानी। तो आप भी इस तरीके के सत्यजीत रे की और भी बड़ी सारी कहानियां हैं। इसके ट्रांसलेटेड वर्जन्स भी हैं। आप चाहे तो ये किताबें आप मंगवा सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं।
बड़ी मजेदार रोमांचक कहानी है, ऐसे साइंस फिक्शन की कहानी है, और भी बहुत सारे मिस्टीरियस रहस्यमय कहानियां हैं। उनके जो डिटेक्टिव है फेलुदा, उनके केसेस है, बड़े सारे केसेस है, उनके बारे में पढ़ सकते हैं। बड़ी मजेदार कहानियां हैं वो, और उसके साथ सत्यजीत रे के इलस्ट्रेशंस भी हैं, तो वो आप पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। तो इसके साथ मैं शशि को हैंड ओवर करना चाहूंगी। कोई फीडबैक, कुछ भी, एनीथिंग? थैंक यू सो मच श्रीमय, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, सब बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। मैं चाहूंगी कि मैं एक बार सब बच्चों को अनम्यूट कर दूं और वो सभी आपको बोल पाएं। उससे पहले राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय की तरफ से श्रीमय आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और बच्चों आप सभी का भी। आपको मैं अनम्यूट कर रही हूँ, और एक जोरदार ताली भी हो जाए। It was very good story. The story was very interesting and I liked it. Very interesting story. Very, very interesting. बहुत अच्छी लगी है। Very interesting story.